मैं प्रियंका तोलंबिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर की थ्योरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर 11th क्लास नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए और बीएससी वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जिसे ब्रीदिंग भी कहते हैं, जैसे श्वास के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेना और सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालना, ये ब्रीदिंग है और इसे रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो भोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है और उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज होती है। अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में है जो है गैसेस का यूज होती है। अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में है जो है गैसेस बाहर से अंदर की तरफ जाती है और रेस्पिरेटरी पार्ट में एक्सचेंज होता है गैसेस का। अब जैसे ही हम एयर श्वास अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल चैम्बर में जाती है। नेजल चैम्बर के बाद ये ऑक्सीजन फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स जो कि फूड और एयर दोनों का ही कॉमन पास है। उसके बाद फेरिंग से जो हवा है वो लेरिंग्स में जाती है। लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जिसे कि साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब यहाँ स्वॉलिंग को भोजन निगलने की क्रिया जिसे स्वॉलिंग कहते हैं या डीग्लूटेनेशन की क्रिया कहते हैं उसे समझते हैं। कि वहाँ जब भोजन जब निकलते हैं तो एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लेप लाइक संरचना होती है जो कि ग्लोटिस को ढके रखता है ताकि जो भोजन है वो लेरिंग्स में ना जाए। ग्लोटिस लेरिंग्स का ही पार्ट है जो कि वोकल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। अब हवा लेरिंग्स से ट्रेकिया जिसे श्वसन नली कहते हैं उसमें जाती है और ये श्वसन नली एक सीधी ट्यूब लाइक संरचना होती है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी पर आके डिवाइड हो जाती है जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ जाती है और ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे इनमें मल्टीपल डिवीजन होते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकियल्स टर्मिनल ब्रोंकियल्स में खत्म हो जाती है और यहाँ बहुत सारी इरेगुलर थिन मेम्ब्रेन वाली संरचना होती है, सेक लाइक संरचना जिसे कि एल्वुलाई कहते हैं। और एल्वुलाई रेस्पिरेटरी पार्ट को बनाती है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज जो है एल्वुलाई में होता है। अब एल्वुलाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी सेकेंडरी और लंग्स को बनाती है। लंग्स दो होते हैं, एक जोड़ी लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स। अब ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल एक्सेप्ट टर्मिनल ब्रोंकियस, इन सभी को कार्टिलेजिनस बॉक्स की रिंग जो है ढकी रहती है। टर्मिनल ब्रोंकियल्स पर कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती है। अब लंग्स को दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। इसे एक कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। अब ये जो लंग्स है वो एक एयर टाइट चैम्बर जिसे कि थोरेसिक चैम्बर कहते हैं उसमें रहते हैं, उसमें ढके रहते हैं। और जो थोरेसिक चैम्बर है वो ऊपर से वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली स्टर्नम से ढका रहता है और डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और लेटरल रूप से रिब्स से ढका रहता है और लोअर की तरफ डायफ्राम जो कि डोम शेप डायफ्राम होता है वो इसको ढके रखता है। जैसे ही इंस्पायरेशन की घटना होती है या श्वास को जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो पार्शियल प्रेशर कम होता है और हवा का जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो एक ग्रेडियंट बन जाता है, क्योंकि हवा जो है हमेशा सिंपल डिफ्यूजन की क्रिया जो है हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होती है। यानी हवा जो है
हाई पार्शियल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर का है और लोअर जो कि लंग्स का है। तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसका असर जो पल्मोनरी कैविटी पर भी होता है और ये चीजें पल्मोनरी वॉल्यूम को भी इंक्रीज और डिक्रीज करती है। नेक्स्ट अब पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में देखते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम ये एक स्पाइरोग्राम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम दिखा रखे हैं। मेल और फीमेल की बात अगर करते हैं तो पल्मोनरी वॉल्यूम मेल का ज़्यादा होता है और फीमेल का पल्मोनरी वॉल्यूम कम होता है। अब एक जो सिंपल ब्रीद होती है, सिंपल ब्रीदिंग जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, यानी हवा का अंदर आना और हवा का बाहर जाना, एक सिंपल ब्रीदिंग जिसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसके अंदर ये टीवी वॉल्यूम 500 ml होता है, जो कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो वॉल्यूम आया वो है। और नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद भी जब हम एडिशनल एयर कितनी अंदर ले सकते हैं तो वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है, जो कि 3000 ml होती है। एक नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जितनी गैस बाहर निकालते हैं और उसके अलावा मैक्सिमम हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हैं एक्सपायरेशन की क्रिया द्वारा, उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब रेजिड्यूल वॉल्यूम की बात करते हैं। रेजिड्यूल वॉल्यूम जो कि डीप ब्रीथिंग के बाद भी लंग्स में अगर कुछ एयर रह जाती है तो उसे कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। स्पाइरोमीटर एक मशीन है जो कि वॉल्यूम को मेजर करती है। ये मशीन स्पाइरोमीटर जो है रेजिड्यूल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर नहीं करती है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट रेजिड्यूल वॉल्यूम और टीवी वॉल्यूम के थ्रू हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, विटाल कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस पर बेस जो क्वेश्चंस है पल्मोनरी वॉल्यूम के बेस पर क्वेश्चंस, वो हम आगे देखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ एक ये चीज लिखी है डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या होता है? जो नॉर्मल ब्रीदिंग में जो टीवी वॉल्यूम होता है 500 वॉल्यूम हम जो है लंग्स में रहता है। अब एडल्ट में अगर हम जाएंगे, एडल्ट की बात करते हैं तो जो 350 ml ओनली जो है गैसेस एक्सचेंज में काम आता है। उससे बचा 150 ml जो कि कंडक्टिंग पार्ट में ही रह जाता है, उसे कहते हैं डेड स्पेस। तो डेड स्पेस जो वॉल्यूम है वो 150 ml होता है, जो कि कंडक्टिंग पार्ट यानी ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में रह जाता है। उस वॉल्यूम को कहते हैं डेड स्पेस।